अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है। एक अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक तरह से समझे तो यह वर्स्ट प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन का भी एग्जाम्पल है। आपको ऐसा संकेत पता चलेगा कि भाई इस रिपब्लिक की पैदाइश में ही कुछ ऐसी डिस्टॉर्शन हो चुके थे। उन रेवोल्यूशनरीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमारे इस आंदोलन, हमारी इस क्रांति का निष्कर्ष क्या होगा, या फिर ऐसा होगा कि रोब ऑफ पावर फिर चला जाएगा। रोब ऑफ पावर है वो किसी डिक्टेटर के हाथ में चला जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है। इट इज द 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन फ्रीडम। कुल 250 वर्ष पहले दुनिया ने आधुनिक गणतंत्र के पहली दहलीज पर कदम रखा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न रिपब्लिक। ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई बहुत पहले लिच्छवी गणतंत्र जैसे गणतंत्र आ चुके हैं। गणतंत्र वाज द नॉट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो गणतंत्र एक मॉडल, पुराना मॉडल था जिसको आप पहला मॉडर्न रिपब्लिक कहोगे। उसका एग्जाम्पल अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्तुत करता है। लेकिन माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में नहीं देख सकते। एक अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। ये मतलब द लास्ट and the best hope in the lofty words of Americans for the world, but simultaneously the worst demonstration of Republican ideas. मतलब अमेरिकी लोगों ने घोषणा की कि यह दुनिया की अंतिम परंतु उत्तम आशा बनेगी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन एक तरह से समझे तो यह वर्स्ट प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन का भी एग्जाम्पल है। और आपने एक बात सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो जब अमेरिकी क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका बन रहा था तो उस समय के बुद्धिजीवियों को इतनी दूर तक तो भविष्य नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि 250 ईयर्स में दुनिया का जितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस समय तो लोग नहीं समझ सकते थे। लेकिन अगर आप वर्तमान से अतीत की तरफ जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा संकेत पता चलेगा कि भाई इस रिपब्लिक की पैदाइश में ही कुछ ऐसी डिस्टॉर्शन हो चुके थे जिस कारण से वर्तमान अमेरिका को यहां तक पहुंचना ही था। जो आज के आप जो ट्रम्प का अमेरिका देखते हैं उसका बीज तो अमेरिकी क्रांति के मध्य और अमेरिकी गणतंत्र के मध्य ही बन चुका था। चलिए, लेकिन पहले उम्मीदों से शुरू करते हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया में मोनार्की थी, ब्रिटेन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड कि ये बात सोची भी नहीं जा सकती थी। स्वयं यूरोप भी अभी ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश राजतंत्र। वैसी स्थिति में दुनिया में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की 13 उपनिवेश होने, क्योंकि उस समय कॉलोनियलिज्म एक बहुत ही लीगल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, जिसमें यूरोपियन लोगों को ऐसा लगता था कि वो दुनिया के बाकी देशों पर राज करने के लिए बने हैं और जो अमेरिकी महाद्वीप या अफ्रीकी महाद्वीप है वह उनके इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का स्वाभाविक चारा है। वो शासित होने के लिए बने हैं और ये शासन करने के लिए बने हैं। इस मानसिकता के बीच जब माना जाता था कि भाई कॉलोनी, एक उपनिवेश केवल मातृदेश, महानगरीय राज्य के लिए अर्थ रखता है, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका वाज द फर्स्ट कॉलोनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कॉलोनी which revolted against the metropolitan state Britain, and finally you can say it became liberated, and it was USA which became the symbol for anti-colonial movement। मतलब जिस समय पूरी दुनिया उपनिवेशवाद, दुनिया तो उसमें छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया समाहित नहीं था, न्यूजीलैंड समाहित नहीं था। आज की तारीख में आप कहेंगे तो
दुनिया के बहुत सारे पार्ट उस समय अननोन थे, लेकिन दुनिया जितना ज्ञात था उसमें हर जगह उपनिवेशवाद फैल चुका था। इसके अपवाद केवल और केवल एशिया के कुछ देश थे जो उस समय तक उसके चंगुल में नहीं फंसे थे। तो मैं यहां पर यह आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जब ब्रिटेन के अमेरिका स्थित 13 उपनिवेशों ने विद्रोह करके स्वतंत्रता का ध्वज खड़ा किया था, तो इसको माना गया कि एक ही साथ यह लिबरेशन मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन था, यह क्रांति थी और यह उपनिवेशवाद विरोधी यानी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, तीनों 3 in 1 था। 250 वर्ष पहले की घटना है कि तब यह माना जाता था कि उपनिवेश पर मातृदेश का हक है और उपनिवेश केवल मातृदेश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी कोई चीज भी नहीं सुनी जा सकती थी। केवल आप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में आप 13 उपनिवेश देखते। घटना कुछ यूं घटी, क्योंकि आप जानते हो आज 4 जुलाई 1776 है, वह रेड लेटर डे, जबकि 13 उपनिवेश स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। लेकिन ये घोषणा अचानक नहीं हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनने लगी थी। पहली बात तो मैंने बताऊं कि जब कुछ ब्रिटिश लोग ही यहां से अमेरिका बसने चले थे, उन्होंने नाम दिया था परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस की खोज में जा रहे हैं। तो पहला मैं विरोधाभास तो यही बता दूं कि जब ब्रिटिश लोग यहां से हैप्पीनेस की खोज में चले थे तो वह दूसरे की भूमि पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे। वो भूमि किसकी थी? इंडियंस की भूमि। इंडियंस का मतलब भारतीय नहीं, वहां के जो देसी लोग थे उनको कोलंबस ने जब खोजा था अमेरिकी महाद्वीप को पहली बार, यानी वो तो लैटिन अमेरिका को खोजा था, फिर बाद में फिर नॉर्दर्न अमेरिका भी खोजा गया। तो जब उस भूभाग को खोजा गया था तो चूंकि उसको पहले वहां के लोगों को इंडियन समझा गया था, रेड इंडियंस उनको कहा गया बाद में, तो इसलिए इंडियंस आर द वेरी कॉमन टर्म फॉर देम। तो पहली बात मैं बताऊं कि जिस समय परसूट ऑफ हैप्पीनेस यानी वो हैप्पीनेस यानी खुशी की खोज में जब ब्रिटिशों का एक जत्था निकला था अपने देश से भागकर अन्य महाद्वीप में अपना भाग्य आजमाने, तो कहा जाता था कि भाई वह हैप्पीनेस की खोज में नहीं निकला है, हैप्पीनेस की खोज उसकी ब्रिटेन में पूरी नहीं हुई, तो वह ये आशाओं का महाद्वीप ही उस हैप्पीनेस को पूरा करेगा। लेकिन आप जिस महाद्वीप पर कब्जा करने जा रहे हैं कोई खाली मरुस्थल नहीं है, वहां पर ऑलरेडी एक इंडिजिनस पॉपुलेशन है जिनको कहते हैं इंडियंस, जिसकी भूमि को आप छीन रहे हो, उन्हें गुलाम बना रहे हो, उनको अपने नौकर और सेवक के रूप में तब्दील कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए परसूट ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहे हो। तो पहला तो कॉन्ट्रडिक्शन वही उमड़ गया। अब वहां पर जाकर उन्होंने सेटल किया, तो सेटल किया, वो सेटल करने वाले वो ब्रिटिश व्हाइट लोग ही थे। तो जाहिर है कि ब्रिटेन में चूंकि पहले ही राजनीतिक सजगता आ चुकी थी, पार्लियामेंट भी अपने पावर के प्रति पहले ही सजग हो चुकी थी, तो एक ब्रिटिश के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने के नाते जो व्हाइट अमेरिकन थे उनमें स्वाभाविक रूप से राजनीतिक जागृति आने लगी। और यह जागृति उस समय अन्य महाद्वीपों में नहीं आ सकती थी, अफ्रीका में नहीं आ सकती थी या लैटिन अमेरिका के बाकी देशों में नहीं आ सकती थी, लेकिन चूंकि वह स्वतंत्रता की उसी मूल भावना को शेयर कर रहे थे व्हाइट अमेरिकन्स, जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे, तो उनके मन में यह भाव आने लगा। और उनको सबसे ज्यादा समस्या आई कि वे ब्रिटिश लोग उन पर टैक्स लगा रहे हैं, उन्हें टैक्स की राशि देनी पड़ रही है, और टैक्स से भी अधिक यह थी कि उनको यह लग रहा था कि हमारा जो व्यापार है उसको नियंत्रित किया जा रहा है, और अगर हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहेंगे, औद्योगिकरण लाना चाहेंगे, तो इसलिए सफल नहीं होगा क्योंकि हमें आर्थिक आजादी नहीं है, हमें आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ब्रिटेन हमारे ऊपर वाणिज्यवादी नीति को आरोपित कर रहा है। तो उनका गुस्सा और आक्रोश बढ़ता गया, रेज बढ़ता गया, और उसका परिणाम हुआ कि एक घटना हुई जो इतिहास में अभी भी अमेरिकी क्रांति के मध्य से याद किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी, जब वहां से ब्रिटिश ने अपने निर्यात के लिए वहां से चाय के
3 जहाजों को भेजा और जब बोस्टन बंदरगाह पर लगे हुए थे तो कुछ मध्य वर्ग और कुछ तस्करों के प्रतिनिधियों ने मिलकर उसे 250 पेटियां निकाल कर समुद्र में फेंक दी और वहां का समुद्र लाल लाल हो गया। क्योंकि वो आप समझते हो, जब 2 चम्मच आप केटली में आप डालते हो तो केटल में जब 2 चम्मच चाय पत्ती जब उस केटल को के पूरे वाटर को लाल कर देती है तो 350 पेटियां, तो पता चला अटलांटिक महासागर का किनारे के उस भूभाग तो कम से कम रेड हो गया। तो उसको बोस्टन की टी पार्टी का नाम दिया जाता है। अब वहीं से दोनों के बीच तकरार शुरू हुई। ब्रिटेन ने पनिशमेंट देना चाहा पेंसिल्वानिया शहर को। अब देखिए, इसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आप इंडिया से कंपेयर करिए तो इंडिया में आप देसी रियासतों को छोड़ दीजिए, अपवाद में रखिए, तो बाकी जिसको तुम ब्रिटिश इंडिया आप कहेंगे उसके 2/3 भाग को तो, भारत के 2/3 भाग को तो ब्रिटिश इंडिया का ही भाग था, उसको ब्रिटेन जीत चुका था। और ब्रिटेन इस भूभाग को जीतने के बाद इसको आपस में यूनिफाई करके शासन कर रहा था। जरा कल्पना करिए, बिपिन चंद्र ने एक बहुत रिमार्केबल बात कही है, अगर ब्रिटिश ने हमें भी 4 भाग में तोड़कर शासन किया होता और हम लोग, अगर हम 4 इंडिपेंडेंट देश के रूप में स्वतंत्र हुए होते तो आप ही बताइए हमारे वर्तमान संघ का स्वरूप क्या होता, हमारे वर्तमान फेडरेशन का क्या मॉडल होता। अमेरिकी लोगों के साथ क्या हुआ कि 13 अलग अलग उपनिवेश थे और जैसा कि जॉन एडम्स नामक स्कॉलर ने कहा है कि 13 अलग अलग घड़ियां एक साथ सुई घुमानी थी। मतलब क्रांति करना कोई सहज नहीं था। पहले तो इन 13 उपनिवेशों के बीच सहमति हो और भी मातृ देश के अगेंस्ट में, तो ये 13 उपनिवेशों के बीच सहमति बनी और पहली बार न्यूयॉर्क में इन्होंने खड़ा होकर इनके प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि यह नारे उनके दिए हुए नहीं थे, ये नारे स्वयं वो ब्रिटिश से सीखे थे। क्योंकि ब्रिटिश ने, पार्लियामेंट ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के दरमियान यही चैलेंज वहां के मोनार्क को दिया था, वहां की किंग को दिया था। अब वही चीज यहां पर अमेरिकन लोगों ने सीख ली। अब यहीं से न्यूयॉर्क में सभा बुलाई गई, फिर धीरे धीरे बात बिगड़ती गई, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। और अंत में भाई, क्योंकि उस समय बहुत ब्रिटेन के खास के एक सबसे नियरेस्ट प्रतिद्वंदी फ्रांस था, तो फ्रांस अभी एक प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था ब्रिटेन के अगेंस्ट में। उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। वहां पर एक 7 इयर्स वॉर हुआ था, 7 इयर्स वॉर। इन 7 इयर्स वॉर के मध्य जब इन दोनों के बीच जब तकरार चल रही थी तो 7 इयर्स वॉर में ब्रिटेन के हाथों फ्रांस पराजित हो गया था बुरी तरह। उसे अपनी कॉलोनी भी गंवानी पड़ी, इंडिया में भी उसे कर्नाटक में हार जाना पड़ा, तो इंडिया भी उसकी गई, फिर कनाडा भी खो दिया अमेरिका के हाथों उत्तरी अमेरिका में, सॉरी ब्रिटेन के हाथों उत्तरी अमेरिका में। तो कुल मिलाकर उसके लिए बड़ा ही वो शर्मनाक की स्थिति थी। तो उसने जानबूझकर जो विद्रोही अमेरिकी उपनिवेश थे उसको सपोर्ट करना चाहा। अब जब उसने सपोर्ट करना चाहा तो ब्रिटेन को ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो सपोर्ट उसे करेगा तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन ब्रिटेन उसमें कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन फ्रांस ने एक तरह से शर्त रख दी अमेरिकी उपनिवेशों के सामने कि भाई देखो, हम आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट करने के लिए अधिकृत तो तभी होंगे जब तुम लोग आजादी की घोषणा करोगे। तो अंत में यही हुआ कि ये मुद्दा उठा और बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हेनरी, ये सब नेता एकत्रित हुए और फिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब ब्रिटेन उतनी इंपॉर्टेंट कॉलोनी को तो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उस समय भारत जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बना था या यूएसए स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब तक अमेरिकी उपनिवेश ही ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण था, द प्रीशियस ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटेन ने अपनी सेना भेज दी और वहां के लोगों को एक सेना के रूप में एकत्रित करने का काम जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। देयर स्टार्टेड अ फुल स्केल वॉर। हालांकि ये वॉर एक सिविल वॉर की तरह ही दिख रहा था, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश इसे जुड़ नहीं पा रहे थे। और अंत में फिर यॉर्कटाउन 1781 में, जो भारत के में बाद में
आपने नाम सुना कि भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1781 में यॉर्कटाउन में अपना हथियार डाल दिया और फिर 1783 में फॉर्मली इन्हें आजादी मिल गई। तो ये तो ही छोटी सी बात। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय स्वतंत्रता की उन्होंने घोषणा की थी तो उस समय अमेरिकी उपनिवेशों ने नारे दिए थे कि भाई मतलब ये मैं आपको स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि मानव अपने कुछ अहरणीय अधिकारों के साथ पैदा हुआ है। मतलब मानव स्वतंत्र रूप में और समान रूप में पैदा हुआ है। मतलब हियर वी हैव टू गिव द एविडेंट फैक्ट दैट कि ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल एंड राइट फ्रॉम द इट्स बर्थ, राइट फ्रॉम देयर बर्थ द ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट एंजॉयिंग सम इनएलिएनेबल राइट्स। मतलब हमारे उसने कहा कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम कुछ विशिष्ट अधिकारों के साथ पैदा हुए। बड़ी अच्छी घोषणा है, सुनने में तो बड़ा मनलोभावन लगता है, लेकिन यह वह अमेरिका बन रहा था जिस संयुक्त अमेरिका में फ्रीडम का मतलब केवल और केवल व्हाइट था, केवल और केवल व्हाइट, अदरवाइज किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहां के जो ब्लैक थे वो सिटीजन ही नहीं थे, वोटिंग राइट तो बहुत दूर की चीज है। अब देखिए कुछ हद तक अमेरिकी क्रांति को सफल एक दो मुद्दे पर मानी जाती है, तो मैं उसके कुछ प्लस पॉइंट भी आपको बताऊं। जैसे सामान्यतः यह मानी जाती है कि कोई क्रांति घटित हुई तो उस क्रांति के घटित होने के बाद, जैसा कि डी टॉक्सविले ने कहा है, एक स्कॉलर है, कि जैसे आप कोई रचना लिखते हो, कोई कहानी लिखते हो या कोई नॉवेल लिखते हो, तो नॉवेल का एंडिंग कैसा होता है, वो उसका एंड करना या निष्कर्ष देना ये बहुत कठिन होता है ऑथर के लिए। तो जब रेवोल्यूशन शुरू होता है तो रेवोल्यूशन में जो रेवोल्यूशनरीज हैं तो उन रेवोल्यूशनरीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमारे इस आंदोलन, हमारी इस क्रांति का निष्कर्ष क्या होगा। डेमोक्रेसी होगी, गणतंत्र होगा, पीपुल्स पावर होगा, या फिर ऐसा होगा कि रोब ऑफ पावर फिर चला जाएगा, रोब ऑफ पावर है वो किसी डिक्टेटर के हाथ में चला जाएगा। तो अमेरिकी लोगों को आप इस बात का क्रेडिट दे सकते हैं कि जब अमेरिकी क्रांति हुई तो अमेरिकी क्रांति की तुलना आप फ्रांस की क्रांति से करिए जो थोड़े समय ही बाद हुई है, बल्कि 1789 में जब फिलाडेल्फिया कांग्रेस आयोजित हुआ था तब फ्रांस में क्रांति उसी वर्ष हुई। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रीक वॉर से लेकर और 19th सेंचुरी के फ्रेंच रेवोल्यूशन तक जितनी भी क्रांतियां हुई उन सब का जो कंक्लूजन हुआ वह सिविल वॉर में हुआ, गृह युद्ध में। लेकिन अमेरिकन नेताओं को यह क्रेडिट दीजिए कि क्रांति तो हुई परंतु गृह युद्ध नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ, बिल्कुल पीसफुल रहा। गृह युद्ध होगा उसके लिए प्रतीक्षा करिए, क्योंकि जब अगर बायोलॉजिकली बच्चा अगर माता के पीठ में ही गलत ढंग से पलता है तो बच्चा पैदा होगा तो दिव्यांग या विकलांग अरुण ही तो पैदा होगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा फल आएगा। और बीज तो वहां गलत पड़ रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे हो ह्यूमन राइट्स की, आप बात कर रहे हो इनएलिएनेबल राइट की, लेकिन वह राइट किसको दे रहे हो आप? वो सिर्फ दे रहे हो व्हाइट लोगों को, ब्लैक लोगों को नहीं दे रहे हो। अब आगे जब अब्राहम लिंकन ने घोषित किया था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, मतलब वी सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट जो स्थापित हुई, जो रिपब्लिक स्थापित हुआ क्रांति के बाद, वो ऑफ द पीपल था, कुछ हद तक फॉर द पीपल भी था, कुछ हद तक, लेकिन बाय द पीपल तो कभी अमेरिकी लोगों ने सोचा भी नहीं था। डेमोक्रेसी, बाय द पीपल मतलब डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी का इस तरह की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दी है, वो परिभाषा भी अमेरिका पर तो लागू नहीं होता है,
क्योंकि कम से कम अमेरिकी लोगों को, जो ब्लैक्स हैं, उनकी स्थिति तो बिल्कुल स्लेव्स की तरह रही। अब बताइए, आज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इस बात का दावा करता है कि आज ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है वर्ल्ड में, बहुत जीरो टॉलरेंस है। फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट होगा तो अमेरिकन लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन 1857 में ड्रेड स्कॉट मुकदमा में जब एक स्लेव की आजादी की बात थी, एक दास की आजादी की बात थी, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि स्लेव्स आर चैटल विदाउट द राइट्स। जो स्लेव्स हैं वो बिना अधिकारों के अधिकार विहीन संपत्ति है। अब आप ही बताइए, यह है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी बात कि एक स्कॉलर ने लिखा है, बहुत रिप्यूटेड स्कॉलर है, रिनाउंड स्कॉलर, कि भाई देखिए, अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा वायलेंस की बात करें कि भाई वायलेंस हुआ दुनिया में, तो कहाँ कैलकुलेट करें, तो हमारा ध्यान सीधे होलोकॉस्ट की तरफ जाता है। होलोकॉस्ट मतलब जो नरसंहार हुआ, तो सबसे बड़ा नरसंहार हमें जर्मनी में दिखता है, जब हिटलर ने कुछ ही वर्ष के अंदर, कुछ ही समय के अंदर लगभग 60-65 लाख यहूदी और जिप्सी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी गैस चैम्बर और कंसंट्रेशन कैंप के माध्यम से। ये दुनिया का सबसे बड़ा होलोकॉस्ट लगता है। इन पामस्टन ने कहा था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 19वीं सेंचुरी में था, कि अगर हम दुनिया में सबसे बड़ा होलोकॉस्ट माने तो वह है अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अटलांटिक स्लेव ट्रेड का मतलब हुआ दास व्यापार। हमारे ऑडियंस को पता होगा कि अफ्रीकी महाद्वीप से दासों को जानवरों की तरह पकड़कर और दुनिया में निर्यात किया गया, उसमें सबसे अधिक दासों को निर्यात किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कोई भी यूरोपियन कंपनी उसमें पीछे नहीं थी, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, डच हो, डेन हो, पोर्चुगीज हो, all were just competing with each other in order to have the control over that. और अमेरिकी लोगों ने उसे फायदा ही नहीं उठाया। स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका दास व्यापार को प्रोत्साहन दिया। जब आपने आजादी प्राप्त की और एक तरफ आपने घोषणा की मेन आर बॉर्न इक्वल, क्रिएटेड इक्वल, तो आप फिर अपने इंसान को व्यापार क्यों कर रहे हो? इस सबसे बड़ा दुनिया का हॉलोकॉस्ट था, और जिस पाप के भागीदार ये भी थे। भाई, किस तरह की आजादी, किस तरह का लिबरेशन, किस तरह का फ्रीडम। तो विरोधाभास तो रिपब्लिक के बनने में ही हो गई, नंबर 1। नंबर 2 कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर मैं ब्रिटेन को देखूं और बाकी देश देखूं, तो कहीं ना कहीं शोषण और होलोकॉस्ट के पाप से वो नहीं बच सकते, उन सभी ने किए। अमेरिकी लोगों की खासियत यह थी कि अमेरिका अपने आप को हमेशा अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की बात करते थे कि हम इन पश्चिमी देशों से अलग हैं, लेकिन यह भी उतने ही इंपीरियलिस्ट थे, बल्कि कुछ मायने में बड़े इंपीरियलिस्ट। क्योंकि जैसे एक हिस्टोरियन ने कहा है कि जब आप देखोगे कि जब अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को आजादी मिली, तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका जब बढ़ता है, तो विल कम टू रियलाइज दैट कि पहले तो वो 13 उपनिवेश हैं। अब देखो, वो 13 जो उपनिवेश हैं वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका में, और आज वो 13 उपनिवेश 13 स्टेट्स बने। आज उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई। तो कहां से हुआ? आसमान से गिरा, जमीन के नीचे से निकल के आए स्टेट्स। कहां से आए? अरे हम जितने भूभाग लिए, उसके बाद चलिए देसी रियासत हमारे यहां थी, वो हमारा भाग था, हमने लिया। लेकिन अमेरिकन लोगों के पास 13 ही स्टेट्स थे, तो ये 13 से 50 कैसे हुए? तो हियर यू फाइंड द एग्जांपल दैट कि दिस वाज द लार्जेस्ट लैंड ग्रैबिंग एंडीवर इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का जो अमेरिकी लोगों ने किया, वो सबसे अधिक भूमि पर कब्जा अभियान इन्होंने चलाया। वहां के रेड इंडियंस को भगाकर, कुछ को खरीद कर लुसियाना पैक्ट के माध्यम से, कुछ को पैक्ट करके धीरे धीरे उन्होंने कहा मैनिफेस्ट डेस्टिनी, भाग्य से साक्षात्कार करो। और वहां से वेस्ट वर्ल्ड, पश्चिम की तरफ एक्सपेंशन करते करते कहां पहुंच गए? अलास्का तक पहुंच गए। और जब अलास्का तक पहुंच गए तो उसके बाद दूसरे देश का बॉर्डर आ रहा था, आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी।
तो मैं आपको बताना चाहता, ये उनका डेमोक्रेसी थी। दूसरी बात, एक चीज और भी कहना चाहूंगा, आजादी, अमेरिकी आजादी। तो अमेरिकी आजादी कोई जैसे इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, ब्रिटिश गए, हम लोगों ने भी 15 अगस्त के मिडनाइट स्पीच के बाद हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट। अलग अलग देशों ने आजादी पाई, उनको कहीं सम्मानपूर्वक, कहीं धक्का देकर विदा किया, जितने भी कॉलोनियल पावर थे। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां डीकोलोनाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब वहां पर व्हाइट गए ही नहीं, वहीं सेटल हो गए। मतलब वो कॉलोनी कभी आजाद ही नहीं हुई। जो कॉलोनी थी उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कभी टेक्निकली उनको आजादी वहां के लोगों को मिली नहीं। वहां के ब्लैक जो थे वो तब दबे थे, अभी भी दबे। अब आप देखेंगे कि अंत में 1861 और 65 के बीच संयुक्त अमेरिका ने जो पीछे, देखिए आप आक्रोश को दबा कर रखेंगे तो एक बार सरफेस होगा, विस्फोट हुआ गृह युद्ध के रूप में, सिविल वॉर के रूप में। और फॉर्मली स्लेव्स को उसके बाद सिटीजनशिप का राइट दिया गया, या 18 आप उनको कहा गया कि भाई आपको कुछ पॉलिटिकल राइट दिए गए, उनको उनके फ्रीडम, उनको स्लेवरी सिस्टम को एंड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 करके। लेकिन ये सब करने के बाद भी स्लेव्स के लिए आगे चलकर उन्हीं ब्लैक लोगों को वो एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, सिविल राइट्स मूवमेंट चला संयुक्त राज्य अमेरिका में। आज भी ब्लैक और व्हाइट के बीच पैरिटी नहीं, और अमेरिकी लोग घूम घूम कर दुनिया में स्पीच देते हुए चलते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स को सम्मान करो। कई बार हमें कह चुके हैं। हमें याद है कि एक बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 2013 की बात है, वहां पर लिटरेचर फेस्टिवल में एक स्पीच चल रहा था, और एक ब्रिटिश थे, एक अमेरिकन स्कॉलर थे, और संयोग से उस दिन 26 जनवरी 2013 था, तो इंडिया का रिपब्लिक डे था। तो रिपब्लिक डे पर यह स्पीच चल रहा था, तो उस पर खड़े होकर अमेरिकन जो स्कॉलर थे वो स्पीच के क्रम में कह रहे थे कि इंडिया वाज अ रिपब्लिक ऑफ पॉवर्टी, इंडिया वाज द रिपब्लिक ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिंस द लास्ट 66 years when the India got freedom, तब शायद 66 years था। But still the SC/ST in India didn't get the proper rights. अब हम उनको काउंटर करना चाहते थे कि you people are making such a statement and you are talking about the black rights and Indians rights, but can you not recall you got freedom in 1783 and in 1789 you have just, you can say, framed your constitution with the provision of fundamental rights, but you could adopt and enforce the universal adult suffrage for the first time in 1920 in 19th constitutional amendment. Until today you have not done the justice to your black. This is the reality of United States of America. लेकिन संजोग से ऐसा हुआ, उसी समय आशीष नंदी का विवाद शुरू हो गया, और हम को मौका नहीं मिला कि हम कुछ पूछ सके उन अमेरिकन लोगों से, दो वार्ता कर सके, अमेरिकन स्पीच को काउंटर कर सके उसको। तो बात आई गई और बड़ा अगली सीन क्रिएट हो गया। तो मतलब यही कुछ हमने देखा, तो वहां हिपोक्रेसी दिखी, वो हिपोक्रेसी बढ़ती गई क्योंकि उनके मन में जो दमित। अब क्या है कि जब दुनिया में जब सारे देश मतलब जब स्वतंत्र हो रहे थे, और सारे देश में जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था, जब बाकी देशों में जब नए नए उपनिवेश बन रहे थे, जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो 19th सेंचुरी में उपनिवेशवाद का दूसरा दौर चला। तो जब उपनिवेशवाद का दूसरा दौर चल रहा था,
तो अब अमेरिकन लोग जो थे, चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन गया, टॉप पोजीशन यूएसए का था, सेकेंड जर्मनी का था, और ब्रिटेन तो पुअर थर्ड हो चुका था। ये मैं बात बता रहा हूं आपको लगभग मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो अब ब्रिटेन वहां पुअर थर्ड हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब अमेरिका में हुआ तो अमेरिका को मार्केट चाहिए था। अच्छा, और अब तक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए यह दिखा रहा था कि भाई मैं तो जितने भी उपनिवेश थे उसको कहता मैं तो आपका बड़ा भाई हूं, मैं तो बस आजाद हुआ हूं, और हमारी सिंपैथी तो आपके साथ है, हमें कॉलोनियल पावर के साथ सिंपैथी कहां है। तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब कुछ उसी तरह की बात है कि भाई कोई कोई वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन बनने की इच्छा हो जाए, तो अब उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर वो नॉन वेज खाना शुरू करेगा तो अदर वेजिटेरियन उस पर अंगुली उठाए कि यार तो बगुला भगत निकला, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज तो तुम भी वही नॉन वेज खाने पर उतर गया। तो कोई नॉन वेज खाने वाला बोलता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो हमें। अरे हम नॉन वेज अपने लिए थोड़ा खा रहे, हम तो ये जो चिकन बेचारा है बहुत कष्ट में था, मैंने देखा कटर के यहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी इसको मुक्ति मिल जाए, उसको मुक्ति देने के लिए मैं खा रहा। अब बताइए, फिलीपींस ये चीना स्पेन से वॉर करके प्रशांत महासागर में, ये घटना में 1898 की बता रहा हूं, फिलीपींस को अपना अर्ध उपनिवेश बनाया, सेमी कॉलोनी, और उसी समय रुडयार्ड किपलिंग जैसा विद्वान इसकी तारीख में कहना शुरू कर दिया व्हाइट्समैन बर्डे, अरे तो श्वेतों का अधिकार है, अमेरिकन लोग अपने लिए थोड़ा कब्जा किया है फिलीपींस को, वो तो उनको सिविलाइज कर रहे हैं, ये तो उनकी मतलब व्हाइट लोगों की अबाउट ड्यूटी है। तो व्हाइट्समैन बर्डन थियरी उसी कंटेक्स्ट में आई थी। तो यहां पर आपको हिपोक्रेसी प्रकट होगी। रिसेंट में देखिए गाजा में 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, मास किलिंग, होलोकॉस्ट, और उसमें अमेरिका का आप समझ सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी है। ट्रम्प का सपोर्ट था, जो बाइडेन ने भी कभी अपोज नहीं किया इजराइल का, और ट्रम्प की कॉम्प्लिसिटी थी। तो अब आप बताइए, उसके बाद आज वही कॉन्ट्रडिक्शन उभर कर आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी में, जब संयुक्त अमेरिका अपने फॉर्म में आ चुका है, जब वह दुनिया में जो संयुक्त अमेरिका और ट्रम्प की आप टैरिफ वॉर और दादागिरी देख रहे हैं, वही है अमेरिकी साम्राज्यवाद, जो अपने आप के ह्यूमन राइट्स के चोगा में छिपाया हुआ है। तो अगर आपको देखना है कि यह इंसान में इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, तो उसके बचपने का अध्ययन करिए। जब उसकी पैदाइशी आपको समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इनकी गड़बड़ी तो पैदाइशी के समय से ही। तो एक तरफ आज अगर फिलाडेल्फिया और पेरिस, इन दोनों को कंपेरिजन किया जाता है, टू सिटीज का जो दो क्रांतियों के मध्य है, तो चार्ल्स डिकेंस ने जो कहा था पेरिस और लंदन का कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स एंड दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, तो फिलाडेल्फिया का वो बेस्ट ऑफ द टाइम्स भी था, लेकिन वर्स्ट ऑफ द टाइम्स भी था। बेस्ट ऑफ द टाइम्स इसलिए था कि दुनिया के पहले आधुनिक रिपब्लिक की घोषणा कर रहा था, लेकिन वर्स्ट ऑफ द टाइम इसलिए था क्योंकि वह उसका जो रिपब्लिक था उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। वो केवल व्हाइट लोगों का रिपब्लिक था और ब्लैक लोगों के शोषण पर खड़ा था। उस कॉन्ट्रडिक्शन को संयुक्त राज्य अमेरिका कभी ब्रिज अप नहीं कर पाया। तो मैं स्टूडेंट व्यूअर्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम यही इस लेक्चर को आज विराम देते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।